नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इल्यूशन क्लासेस चैनल में। मेरा नाम है नितिन कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 23 और 30 के बारे में। इस आर्टिकल्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए इस बीच हम लोग पढ़ेंगे आपका आर्टिकल जो 23 है, इसमें कहती है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो ये हम पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट्स हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स यानी आर्टिकल 25, 28 इसके बारे में बात करता है, तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे आर्टिकल 29 और 30, ये क्या कहता है कि कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग आर्टिकल 31 के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फिर शुरुआत किया जाए। देखिए, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनको एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को दबाएं। साथ ही साथ अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है द इल्यूशन क्लासेस, उसका लिंक जो है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और वहाँ पे आपको क्या होगा कि इस वीडियो का PDF मिलेगा, तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लेना, उसका भी लिंक मैं जल्दी ही प्रोवाइड करूँगा। फिलहाल अभी टेलीग्राम ही ज्वाइन कर लो तो अच्छा है। फेसबुक पर जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं पोस्ट पे दे दूँगा लिंक PDF का, तो वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, आर्टिकल 23, 24 बात करता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, यानी हिंदी में बोले तो शोषण के खिलाफ अधिकार। इस वीडियो का जो फॉर्मेट होगा हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा दोस्तों, तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो ये बात करता है शोषण के खिलाफ अधिकार क्या क्या है। देखिए, पहला पॉइंट क्या कहता है, आर्टिकल 23 क्या कहता है कि प्रोहिबिटेशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। देखो, प्रोहिबिशन का मतलब क्या हुआ कि निरोध, ऐसा निरोध किसका हुआ, तो ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, यानी मानव के आयात और जबरन श्रम का निषेध, इसका ये मतलब हुआ। तो आर्टिकल 23 यही कहता है कि हम लोग किसी को भी जबरन मात करें तो उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं किसी काम कराने के लिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम नहीं कर सकते। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब समझ रहे हो, किसी लड़कियों को हम लोग दूसरे कंट्री में नहीं बेच सकते, उसके देह व्यापार इस टाइप का होता है ना, काम होता है ट्रैफिकिंग, गर्ल्स ट्रैफिकिंग होते हैं, औरतों को बेचा जाता है, लड़कियों को, छोटी बच्चियों को बेचा जाता है। तो ये सब काम अगर कोई करवाता है और पकड़ा जाता है तो उस पर काफ़ी हेवी पनिशेबल एक्शन लिया जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, ये सब काम रोकता है हमें करने से ये आर्टिकल 23। अगर कोई करता है तो यही आर्टिकल हमें सज़ा देता है। साथ ही साथ हम किसी को बात करें तो बॉन्ड लेबर जैसे काम नहीं कर सकते, मतलब बेगार मजदूरी। बेगार क्या होता है कि अगर आपको कह दिया जाए कि आपको मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगा दिया जाए और बोला जाएगा उसकी कोई सैलरी नहीं होगी, आपको बस काम करना है, तो ऐसा नहीं कर सकते हम किसी के साथ। और ना ही किसी को फोर्स लेबर जैसा काम करा सकते हैं। मान के चलो कि किसी का काम 6 घंटे का है, 6 आवर का है, और उसको हम 12 घंटा काम करवा रहे हैं, वो भी ज़बरदस्ती, और जो 6 घंटे का जो सैलरी है वही सैलरी हम 12 घंटे में भी दे रहे हैं, तो ये ऐसा काम हम नहीं करवा सकते हैं दोस्तों। ये कराना हमारे लिए बिल्कुल पनिशेबल, मतलब बात करें तो पनिशेबल है, और ये काफ़ी हमारे लॉ को हनन करता है। ये अनलॉफुल एक्टिविटी है जो हम लोग नहीं कर सकते। ये सेकेंड पॉइंट कहता है कि इस आर्टिकल्स में जो राज्य यानी स्टेट अगर कंपलसरी सर्विस बना रही है, ठीक है, यहाँ पे बात करें तो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा अगर लागू कर रही है, तो यहाँ पे हम सरकार को नहीं रोक सकता है। और सरकार कभी भी अगर कोई ऐसा कंपलसरी सर्विस बना रही है किसी के खिलाफ, इसके खिलाफ मान के चलो इस जो काम करता है, तो उस पर सरकार को चाहिए कि उस पर कोई भी भेदभाव ना करे किसी के तरीके का, ठीक है। किसी भी तरीके से किसी के साथ यहाँ पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, या तो उसके रिलीजन्स, रेस, कास्ट और क्लासेस के साथ। तो ये आर्टिकल 23 बोलता है। चलिए आर्टिकल 24 क्या बोलता है। आर्टिकल 24 सीधा सीधा बात करता है दोस्तों कि प्रोहिबिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रंस इन फैक्ट्री एक्सेट्रा। ये बात करता है कि कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का निषेध है। मतलब अगर कोई बच्चा 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे किसी भी कारखाने या माइंस में काम करते हैं, या फिर कोई ऐसा डेंजरस हजार्स प्लेस पे जो उनके लिए ख़तरनाक है, तो ये वो नहीं कर सकते जो 14 साल से कम उम्र के हैं। अगर ऐसा करते हुए, अगर मान के चलो मेरी कंपनी है, हम 14 साल के कम उम्र के बच्चों को अपनी कंपनी में रखते हैं, कोई फैक्ट्री है मेरा, और काम करवाते हैं, तो ये एक पनिशेबल बात करें तो ऑफेंस होगा मेरे लिए, काफ़ी ये गलत काम है, ये हम नहीं कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 24 हमें रोकता है ये सब काम करने से। तो आप देख रहे हो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कितना खतरनाक काम कर रहा है। ये बच्चा पंचर की दुकान पे काम कर रहा है, तो ये सब है। चलिए फिर नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल 25 और 28 के बारे में पढ़ते हैं। ये बात करता है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स के बारे में।
जो कि आपका आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक का मेंशन किया हुआ है। इसके बारे में पूरा रिलीजन्स के बारे में दिया हुआ है। इसको हिंदी में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बोला जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए एक एक करके आर्टिकल देखते हैं। देखिए आर्टिकल 25 बोलता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेंस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन्स। इसमें कहता है कि आपको पूरा पूरा आज़ादी है कॉन्साइंस करने का, मतलब रिलीजन्स प्रैक्टिस करने का। और मान के चलो कि अगर मैं हिंदू हूँ और कोई मुस्लिम इस्लाम का कोई ऐसा पसंद आ रहा है एक्टिविटीज़, तो मैं कर सकता हूँ प्राइवेटली, पब्लिकली नहीं, प्राइवेटली। ऐसे मान के चलो मैं कर रहा हूँ, मैं सेकुलर मैन हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। ये पूरा पूरा आज़ादी। कोई इस्लाम का इंसान है, कोई मुस्लिम है, वो हिंदू की कोई एक्टिविटीज़ करना चाहता है तो वो कर सकता है, उसका पूरा पूरा आज़ादी है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। हालांकि इसको अब गलत तरीके से पेश किया जाता है। तो ये है, इसमें बात किया गया कि आपकी आज़ादी है, आप प्राइवेटली इसको कर सकते हो, ठीक है। आप फ्री प्रोफेशन मतलब कहने का मतलब कि आप पूरी पूरी आपकी आज़ादी है कि आप अपने धर्म के बारे में बता सकते हो कि हाँ मेरा रिलीजन्स ये है। याद रखें यहाँ कन्वर्जन की बात नहीं की गई है। कन्वर्जन की यहाँ मतलब बात नहीं की गई कि आप कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं दूसरे रिलीजन्स में, यहाँ पे इसके बारे में बात नहीं की गई है। भले आपका मन है कि हाँ हम इस रिलीजन्स में, पार्टिकुलर रिलीजन्स को अपना सकते हैं, तो वो आप कर सकते हो, लेकिन इसमें तो ऐसा बात नहीं की गई इस आर्टिकल्स में। इसमें बात की गई है कि आप फ्रीली अपने धर्म को बारे में बता सकते हो, मेरा धर्म क्या है। आप दूसरे धर्म के भी आप अपना सकते हो एज ए कॉन्साइंस, प्राइवेटली और पब्लिकली भी कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फ्रीडम आपका है। और साथ ही साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, प्रोपगेशन मतलब प्रचार कर सकते हो, धार्मिक प्रचार कर सकते हो। ये पूरा पूरा आज़ादी आपका आर्टिकल 25 देता है। इसमें कुछ अब बात करते हैं कि स्टेट का क्या काम है, मतलब स्टेट यहाँ गवर्नमेंट क्या काम करेगा आपको। कि देखो अगर आप ऐसा प्रचार और प्रैक्टिस कर रहे हो, बशर्ते अगर उसमें कोई इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली या सेकुलर टाइप एक्टिविटीज जो कि बहुत गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, तो यहाँ पे सरकार इसको रोकेगा, ऑब्जेक्शन लगाएगा, सरकार का पूरा पूरा निगरानी रहेगा इस पे। तो इस चीज़ को ध्यान में करते हुए आप लोग कर सकते हो। अभी देखो कोरोना वायरस से तो सरकार आपको रोक रही है मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी के टाइम, हेल्थ इमरजेंसी या फिर कभी भी कोई आपातकाल स्थिति रहेगा, तो सरकार के पास पूरा राइट्स है कि वो आपके इस राइट्स को मतलब बंद कर दी जाए, हटा देगी वो। तो ये है, यहाँ पर कृपाल रखने के लिए सिख की आज़ादी इसी में दी जाती है। आपसे पूछा जाए कि 25 किस आर्टिकल्स में, ऐसा पूछा नहीं जाएगा। 25 ये कहते हैं कि किस आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि सिखों को कृपाल रखने की आज़ादी है, तो वो आर्टिकल 25 देता है, ठीक है। चाहे वो कहीं भी चल जाए, देखो वो कृपाल रखते हैं, ठीक है। और एयरपोर्ट पे भी चल जाएंगे तो वो देखो कि उनके साथ कोई ऐसा चीज़ नहीं होता है। भले दूसरे कंट्री में जाए तो वो लोग इतना समझदार होते हैं कि क्या चीज़ ले जाना है, क्या चीज़ नहीं ले जाना है, तो उनको पता होता है। लेकिन इंडिया में भी वो देखोगे तो वो ले जाते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आप ले जाओगे तो आपके लिए भले ही उसको रोका जा सकता है। तो ये है दोस्तों, स्पेशल माइनॉरिटी के लिए राइट्स भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए फिर आर्टिकल 25 आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 कहता है कि देखिए फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। यहाँ पे सीधी सीधी बात लिखी हुई है कि यहाँ पर आपका धार्मिक मामलों के प्रावधान की स्वतंत्रता की बात की गई है। मतलब आप अपने तरीके से रिलीजियस अफेयर मैनेज कर सकते हो। मान के चलो कि आप अगर कोई संस्था चला रहे हो पार्टिकुलर रिलीजियंस के तौर पे, मान के चलो कोई चैरिटी है हम चला रहे हैं मंदिर के नाम पे, ठीक है, राम मंदिर मान के चलो, तो वो हम अपने आप को अपना इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये मेरे पास आर्टिकल 26 इसको राइट्स देता है। इसको हम अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी भी तरीके का कोई दूसरा रिलीजन हमको पार्टिकुलरली यहाँ पे कोई भी इंटरफेयर्स नहीं करेगा। मैं हम खुद भी इसको अपना बात करें तो इस प्रॉपर्टी को चला सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को विथ अकॉर्डिंग्स विथ लॉ के अनुसार, ठीक है। ताकि ये सब करें तो एक चीज़ ध्यान में रखते हुए कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए हमको करना है, ठीक है। ताकि किसी भी तरीके किसी दूसरे चीज़ को यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, किसी की हेल्थ की प्रॉब्लम ना हो, मोरालिटी का कोई दिक्कत ना हो, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे, ठीक है। ज़बरदस्ती ऐसे नहीं झूठ मूठ का सबको लेके दूसरे रिलीजन्स को भी यहाँ पे हम बोल दिए कि अरे आओ तुम भी आओ, ज़बरदस्ती उनको ला दिए, तो ये सब हम नहीं कर सकते। अपना शांतिपूर्वक अपना काम करना है और अपना प्रचार करना है। हम चैरिटेबल पर्पज़ के नाम पर एक संस्था भी खोल सकते हैं। ये आर्टिकल आज़ादी 26 देती है, ठीक है। ये जो आज़ादी हमें आर्टिकल 26 देती है। तो आपने 25 26 पढ़ लिया। अब चलिए एक एक करके अब 27 पढ़ते हैं। देखिए 27 बोलता है कि फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजियंस। ये कहता है कि किसी भी विशेष धर्म के प्रचार के लिए
जो टैक्स के भुगतान की स्वतंत्रता है वो आपको देती है। मतलब आपको अगर कोई मान के चलो कोई मैं संस्था खोलता हूँ, कोई मंदिर है, मान के चलो राम मंदिर, तो वहाँ पे सरकार जो है मेरे से टैक्स नहीं लेगी उस मंदिर से, ठीक है। या फिर कोई संस्था कोई एनजीओ में खोलता है तो सरकार उससे टैक्स नहीं लेती है, याद रखो, ठीक है। वो टैक्स फ्री रहता है। और हो सकता है सरकार यहाँ पे कुछ अपना एक्टिविटीज़ ला दे, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव करने के लिए। जैसे मंदिर के पास अगर ज़्यादा भीड़ होता है तो आपको पता होगा कि वहाँ पे टिकट काउंटर बनाया जाता है, आपसे टिकट ली जाती है। क्यों? ताकि आपको आप जो हो सरकार को पैसा दे रहे हो तो आपको वो मतलब जल्दी आपको दर्शन करा दे क्विकली। इस वजह से सरकार ऐसे बाहर गेट के बाहर वो अपना ऐसे लगाती है, ठीक है। तो ये कुछ कर सकती है एक्टिविटीज़, लेकिन टैक्स नहीं लगा सकती। आप मंदिर पे टैक्स नहीं लगा सकती कि आप टैक्स लगा रहे हैं, आप पैसा हमको दोगे इतना, ऐसा कुछ नहीं है। हम अगर अगर चैरिटी मान के चलो, अगर कोई मंदिर राम मंदिर है उसको अगर हम 1 लाख डोनेट कर रहे हैं तो सरकार मेरे से 1 लाख रुपया का हिसाब नहीं लेगी, ठीक है। चाहे वो मंदिर से भी हिसाब नहीं लेगी। इसमें कभी कभी क्या होता है, मिसयूज हो जाता है। अगर मान के चलो कोई बंदा है, ठीक है, उसको अगर 1 करोड़ अपना ब्लैक मनी छिपाना है तो वो क्या करेगा? सीधी सीधी बात है, वो अपना 1 करोड़ जो का पैसा होगा वो इसमें से 50% यहाँ पर डोनेट कर देगा। जो भी है यहाँ पे ट्रस्ट वगैरह है तो इस ट्रस्ट को डोनेट कर दिया, और यहाँ पर गवर्नमेंट को दिखा दिया जो 30% का लगने वाला टैक्स था, बोला कि हमने 50% यहाँ पे दे दिया तो अब तो टैक्स लगेगा नहीं। और टैक्स जो थ्रस्ट था उससे हमने बात कर लिया कि देखो तुम यहाँ पे 5% रख लो और बाकी का जो है ना तुम कागज़ तौर पे ऐसे दिखा दो कि मैंने यहाँ यहाँ खर्च कर दिया और यहाँ यहाँ इस पैसे को लगा दिया। इस तरह से तुम अपना प्रोसेस करके हमको अपना ये जो पैसा 1 करोड़ में से 5% तुम रख लो। तो ऐसे कंपनियाँ बहुत सारी करती है, तो कभी कभी इसका मिसयूज होता है। तो ये आर्टिकल 27 कहता है कि कोई भी टैक्स सरकार नहीं लेगी कोई भी चैरिटेबल या एनजीओ थ्रस्ट से। तो ये बात कहता है कोई भी रिलीजन्स, पार्टिकुलर रिलीजन्स का अगर थ्रस्ट है तो उससे नहीं लेगी। तो आर्टिकल 27 कहता है। चलिए 28 क्या कहता है? 28 कहता है कि फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ये कहता है कि देखिए आपको पूरी पूरी आज़ादी है कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये आपको पूरी आज़ादी है। आपको पूरी आज़ादी है कि आप एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन में जो रिलीजियस एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि नहीं, ये आपकी पूरी पूरी आज़ादी है। मेरा मन करता है वैसे स्कूल में पढ़ना जहाँ पे धर्म की पढ़ाई जाती है तो मैं वहाँ पे पढ़ सकता हूँ, नहीं भी पढ़ सकता, ये मेरी पूरी आज़ादी है। कोई हमको जबरन कोई फोर्स नहीं करेगा कि नहीं तुमको पढ़ना ही है। तो इसमें ये चीज़ बात की गई। इसमें आपको बात करनी हो, समझनी होगी कि कितने तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बात की गई है। देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की गई है यहाँ पे 3 तरीके का। पहला वैसा इंस्टीट्यूशन जो कि सरकार मैनेज करती है, सरकारी स्कूल होता है अपने पता होगा, ठीक है, एक वो हो गया। सेकंड वैसा स्कूल या कॉलेज जो कि आपका थ्रस्ट से चलता है या फिर एनजीओ से चलता है, जैसे मदरसे हो गए या फिर बहुत सारे स्कूल होते हैं। इस्कॉन टेम्पल का जो स्कूल होता है वो लोग अपना चलाते हैं थ्रस्ट से, वैसा स्कूल हो गया जहाँ धर्म की पढ़ाई जाती है। तीसरा वैसा स्कूल और कॉलेज जहाँ पे स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज होती है, लेकिन वो बात करें तो सरकार की हल्की फुल्की यहाँ पे बात करें पार्सली फंड मिलती है, लेकिन वो अपना यहाँ पे चलाते हैं। जैसे कि प्राइवेट कॉलेज और स्कूल हो गया, ठीक है, बहुत सारे क्रिश्चियन कॉलेज हो गए, डीएवी पब्लिक स्कूल आपने नाम सुना होगा, डीएवी, ये सब प्राइवेट है जो कि यहाँ पे धर्म की पढ़ाई तो पढ़ाती है, ठीक है। यहाँ पे होता है कि धर्म की पढ़ाई जाती है और वो फोर्स नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट कहता है कि यहाँ जो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर रिकॉग्नाइज है स्टेट से, तो यहाँ अगर अपना पढ़ाई पढ़ा रहे रिलीजन्स का, तो यहाँ पे याद रखिए जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं ना, उनके गार्जियन ही उनको बता सकते हैं कि अपने बच्चे को पढ़ाना है, यहाँ पे नहीं, हम उनको फोर्स नहीं कर सकते उस बच्चे को। तो ये कहता है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि देखो अगर कोई मदरसा है या फिर कोई थ्रस्ट से चलने वाला स्कूल है, रिलीजियस स्कूल है, तो वहाँ पर इसको पूरी आज़ादी है, बशर्ते यहाँ पे जो एडमिनिस्टर करेगी वो सरकार करेगी। कोई इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि गलत चीज़ ना पढ़ाया जाए, सरकार देश की एकता अखंडता को ऐसा मिसयूज ना, मतलब बात करें तो बच्चों में मिसगाइडिंग नहीं किया जाए कि ये इसको तोड़ना है, तोड़ने की बात नहीं की जाए, एकता बनाए रखने की बात हो रही है, तो ऐसा इसमें करना पड़ता है। अब पहला पॉइंट कहता है कि सरकार कभी भी सरकारी स्कूलों में एजुकेशन की पढ़ाई नहीं पढ़ाएगी। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट्स ऑफ द स्टेट फंड। जो भी सरकार की जो पैसे लगते हैं ना, वो ऐसा रिलीजियस स्कूल में नहीं, मतलब बात करें तो धर्म की पढ़ाई नहीं पढ़ाएगी, ऐसा खर्च नहीं कर सकती वो, ऐसा सरकार, मतलब जो सरकार का पूरा पैसा लग रहा है। तो ये आर्टिकल 28 कहता है। इसमें कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों कि कुछ लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसमें रिलीजन्स के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ता है, हिंदू के बारे में, इस्लाम के बारे में, जैन, बौद्ध धर्म। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें बोला था कि देखो ऐसा है कि हम लोग ना
अगर किसी पार्टिकुलर रीजन्स को अगर जान रहे हैं, उसके हिस्ट्री के बारे में, ओरिजिन्स के बारे में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग उसके एक्टिविटी को प्रैक्टिस यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, कोई रिलीजन्स प्रैक्टिस हो रही है। तो इस चीज़ को यहाँ पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि नहीं, ये आर्टिकल 28 को वायलेट नहीं कर रहा है। यहाँ पे सरकार जो है, यानी सरकारी स्कूल में इसकी पढ़ाई जा सकती है, क्योंकि दूसरे धर्म के बारे में जानना या फिर धर्म के बारे में जानना, ये ऐसा कुछ नहीं कहता कि आप पार्टिकुलर रिलीजन्स को एक टारगेट कर रहे हो। तो ये कुछ था। इसमें कभी कभी ये भी बोला जाता है कि जो प्रेयर होते हैं स्कूल में, उसको लेके भी काफ़ी विवाद हो जाता है कि ये आर्टिकल 28 को वायलेट करता है, तो वो अलग ही इशू है उसका, ठीक है। तो ये सब है दोस्तों। आई होप आपने आर्टिकल 25 और 28 समझा होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 29 और 30 के बारे में। ये बात करता है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, इसके बारे में बात करता है। आइए इसमें हम पहले पढ़ेंगे आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 सबसे पहले इसकी बात करता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारे देश में, उनको रक्षा की बात किया जाता है। देखो, माइनॉरिटीज़ ऐसा पार्टिकुलर रिलीजन्स को टारगेट नहीं किया जाता है। एक बात याद रखो, माइनॉरिटीज़ वो लोग होते हैं जो किसी राज्य में अगर 10% से नीचे, वो माइनॉरिटीज़ होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हिंदू भी किसी किसी राज्यों में वो माइनॉरिटीज़ होता है। जैसे कि मिजोरम साइड चले जाओगे या अरुणाचल प्रदेश तरफ, वहाँ पे 85% लोग जो हैं वो क्रिश्चियन हैं और माइनॉरिटीज़ में हिंदू हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटीज़ में केवल एक इस्लाम धर्म को ही यहाँ पे देखा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई डिफिनीशन नहीं दी गई है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसमें लिखा क्या है, पहला पॉइंट कहता है कि आर्टिकल 29 कहता है कि जो सिटीजन हैं हमारे देश में, माइनॉरिटीज़ है, उनको अपना पूरा अधिकार है कि अपना कल्चर और लैंग्वेज, स्क्रिप्ट जो भी है, वो अपना राइट कंजर्व कर सकें, ठीक है। उनके पास अधिकार है इस चीज़ का, ठीक है। उनको कोई भी इस चीज़ से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। तो ये आर्टिकल 29 कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि इसके अलावा किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति या कोई भी भाषा के आधार पर जो स्टेट के द्वारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाए जाते हैं, उसमें किसी भी तरह से इनको रोका ना जाए, ठीक है। तो सहायता प्राप्त करने वाला कोई भी शिक्षा हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, तो इनको वहाँ पे एडमिशन मिले, इनके साथ भेदभाव ना हो। तो ये कुछ है। थर्ड पॉइंट कहता है कि पहला प्रोविज़न है ना, ये पहला प्रोविज़न जो है, पहला प्रावधान, इसको हिंदी में कहते हैं पहला प्रावधान, एक समूह के अधिकार की रक्षा करता है। मतलब एक कम्युनिटी, एक समूह है माइनॉरिटी, उसकी रक्षा करता है। जबकि दूसरा जो प्रावधान है, यानी सेकंड वाला जो बात करें, ये वाला सेकंड वाला पॉइंट है, ये एक नागरिक के अधिकार की गारंटी देता है। मतलब एक नागरिक के, सिटीजन के अधिकार को गारंटी देता है, चाहे वो किसी भी समुदाय का, किसी भी कम्युनिटी का हो, ठीक है। तो आपने जानेंगे किसी भी कम्युनिटी का हो, ये जो है सेकेंड वाला पॉइंट, उसको ये अधिकार देता है, अधिकार की गारंटी देता है। तो दोस्तों ये था आर्टिकल 29। तो आई होप आपने इसको समझा होगा। चलिए फिर आर्टिकल 30 के बारे में चलते हैं। आर्टिकल 30 क्या कहता है, समझे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 30 कहता है कि राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखिए, ये कहता है, सीधी सीधी मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अल्पसंख्यकों के अधिकार। मतलब ये है कि यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ लोग हैं, यहाँ पे फिर मैं बोल रहा हूँ, माइनॉरिटीज़ सब एक पार्टिकुलर रिलीजन्स को टारगेट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ कहीं भी यहाँ पे डिफाइन नहीं है। यहाँ पे कहीं कहीं राज्यों में मेजॉरिटी लोग भी माइनॉरिटीज़ हो जाते हैं और माइनॉरिटीज़ लोग भी मेजॉरिटी में आ जाते हैं। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। मैंने कहीं भी किसी पार्टिकुलर रिलीजन्स को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा है वो यहाँ लिखा हुआ, ये बहुत कंट्रोवर्सी है, क्योंकि ये पॉइंट कहता है क्या, कंट्रोवर्सी कुछ नहीं होता है, बस लोग बना दिए हैं, ठीक है। ये पॉइंट कहता है क्या कि देखिए, जो माइनॉरिटीज़ है ना, उनको यहाँ पर राइट है कि अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सके अपने चॉइस के अनुसार। कोई मदरसा है तो मदरसा अपना खोल सके अपने चॉइस के अनुसार। यहाँ पे सरकार जो है पूरा सेकंड पॉइंट करता है, मदद करेगी, ठीक है। टीचर के लिए जो रिक्रूटमेंट होते हैं, मदरसे के जो मौलवी साहब होते हैं ना, तो मौलवी की पोस्ट निकलती है, रिक्रूटमेंट निकलती है, तो यहाँ पे सरकार उसको सैलरी देती है। तो ये सब कुछ करेगी सरकार, उसको सहायता प्रदान करेगी जो माइनॉरिटीज़ लोग हैं, ठीक है। कभी कभी कहीं कहीं जगह पे देखोगे सांस्कृतिक कॉलेज भी, स्कूल भी होते हैं जहाँ पे संस्कृत श्लोक की पढ़ाई जाती है। आई थिंक लग रहा है बनारस में कोई ऐसा आपको देखने को मिलेगा, संस्कृत कॉलेज है जहाँ पे इसकी पढ़ाई जाती है और सरकार इसको मैनेज करती है, सरकार इसको फंड देती है। वहाँ के टीचर के लिए भी रिक्रूटमेंट निकलता है, आपको पता होगा। तो ये दोनों के लिए होता है, मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए, कभी कभी क्रिश्चियन लोगों के लिए भी होता है। तो ये सब कुछ है दोस्तों,
आपको कन्फ्यूजन कहीं आई थिंक हमको नहीं लगता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट कहता है कि सहायता प्रदान करने में जो स्टेट है अल्पसंख्यक द्वारा प्रभावित किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ भेदभाव नहीं करेगा। जो भी हेल्प सरकार यहाँ पे इसके साथ करेगा ना, इन लोग के साथ माइनॉरिटी के लिए, मान के चलो माइनॉरिटी लोग अपना स्कूल वगैरह खोल रहा है, तो यहाँ पे जो भी सरकार मदद करेगा ना, तो भेदभाव नहीं करेगा उनके साथ, ठीक है। कोई भी भेदभाव नहीं करेगा कि यार वो अलग धर्म का है और हम अलग धर्म के, तो क्यों मदद करें, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार सबकी मदद करेगा। हाँ, बशर्ते लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। अगर आपने इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, जो भी इस चीज़ के अगर तोड़ने की बात की जा रही है, तो उस चीज़ को यहाँ पे बंद की जाएगी सरकार के द्वारा। ये सरकार के पास राइट है पूरा पूरा। तो आई होप आपने समझ लिया आर्टिकल 30, आर्टिकल 29 और 30। चलिए, उम्मीद है आपको ये सब अच्छा लगा होगा। और भी कुछ डिटेल में बात करते हैं, जैसे कि आर्टिकल 30 कुछ और अधिकार देता है माइनॉरिटीज़ के लिए, जो माइनॉरिटीज़ के बच्चे हैं उनके लिए, कि अपनी भाषा में शिक्षा देने का अधिकार भी शामिल है उनमें। अब जैसे कि अल्पसंख्यक के जो लोग हैं ना, उसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो 3 प्रकार के होते हैं, समझिए। वो अगर चाहेंगे तो उनको राज्य के द्वारा मान्यता भी प्राप्त होगा, साथ ही साथ उनको ऐड भी प्राप्त होगा। मतलब ऐड कहने का मतलब यहाँ पर जो है ये सहायता भी प्राप्त होगा, ठीक है। ये है। सेकंड पॉइंट कहता है कि जो संस्था, मतलब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, मान के चलो मदरसा है या फिर कोई संस्कृत कॉलेज है, स्कूल है, जो केवल राज्य से मान्यता चाहती है और सहायता नहीं चाहती है, तो भी वो अपना कर सकता है। मान के चलो कोई मान्यता कहता है कि भाई ऐसा करो, तुम हमको मान्यता ही दे दो, सहायता मत दो, हम अपना फंड अपने कम्युनिटी से इकट्ठा करके हम अपना चला लेंगे। तो ये है सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बोलता है कि देखो, ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज़ लोग वो ना ही चाहते तो सरकार से वो अपना फंड ले और ना ही मान्यता ले, मतलब कोई सहायता भी नहीं लेना चाहता है, ना ही मान्यता लेना चाहते। वो अपना बस अपने बच्चों को, अपना कम्युनिटी के लोगों से फंड इकट्ठा किए, डोनेशन लिया और अपना पढ़ा रहे हैं। बहुत सारा ट्रस्ट लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारे देखोगे तो संस्था है हिंदू में भी जो चलाती है इस चीज़ को, जो सरकार से भी ये सब चीज़ नहीं लेती है। और जैसे इस्कॉन टेम्पल हो गया, आरएसएस का स्कूल हो गया, तो वो लोग क्या करता है, अपना करता है कम्युनिटी से लोग अपना मदद करते हैं, अपना फंड इकट्ठा करते हैं। मदरसे हो गए बहुत सारे ऐसे मुसलमानों के, जो कि ऐसे चलता है। तो ये सब 3 तरह के राइट्स है दोस्तों, आप देख सकते हो उनके पास कि वो किस तरह से अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं 3 प्रकार से अल्पसंख्यक। तो ये है। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग आर्टिकल 31 के बारे में, ठीक है। आइए दोस्तों, ज़रा हम लोग आर्टिकल 31 समझ ले कि आर्टिकल 31 को क्यों हम लोग, ये सरकार जो है फंडामेंटल राइट्स है इसको हटा के अमेंडमेंट की थी, 44 अमेंडमेंट, और इसको क्या की थी, आर्टिकल 300A में जाकर ला दी, मतलब रख दी उसको। तो इसको आइए समझते क्यों क्यों रखी इसको। आर्टिकल 31 सबसे पहले बात करता है आपका संपत्ति का अधिकार के बारे में। अब समझो ज़रा, अब आर्टिकल संपत्ति का जब अधिकार के बारे में बात करता है और उसको फंडामेंटल राइट्स यानी आपका मूल अधिकार के अंदर रखा हुआ है, तो अगर सरकार कभी भी डेवलपमेंट करेगी, रोड बनाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, एयरपोर्ट बनाएगी, तो वो कैसे करेगी, आपसे ज़मीन लेके करेगी। और आप क्या ज़मीन दोगे? नहीं दोगे। कहोगे कि ये क्यों दूंगा मैं, ये तो मेरे मूल अधिकार के अंदर है, सरकार मेरा ज़मीन क्यों लेगी। अब इस तरह से क्या होगा कि देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। इस वजह से सरकार ने क्या किया कि इसको आर्टिकल 31 को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में जाकर डाल दिया इसको, आर्टिकल 31 को, जो कि 44 अमेंडमेंट हुआ था। मुरारजी देसाई उस वक्त पीएम थे, वो वही किए थे, और इसको क्या किए थे 300A आर्टिकल में ले जाके इसको डाल दिए। तो ये था इसकी कहानी, आर्टिकल 31 क्यों हटा दिया गया, ठीक है। आई होप आपको पूरी तरह से आर्टिकल 23 से लेके 31 तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा आपको अगर समझने में फिर भी तकलीफ़ है तो मुझे कमेंट करके बताएं, और फेसबुक पे भी प्लीज़ कमेंट कर दें कैसा लगा आपको वीडियो। और प्लीज़ यार, अच्छा लगा हो दिल से तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग फेसबुक पे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि ज़रूर यूट्यूब सर्च करना यार, द लुसेंट क्लासेस, और वहाँ जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना। काफ़ी ज़्यादा हमें इससे सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।